3.1, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है कि आपने शेड करना है किसको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फिर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूजिंग फॉर्मिंग वेन डायग्राम्स। तो इसका क्या मतलब है कि आपको ये डायग्राम गिवन है, ये हर पार्ट के लिए आपने ये चारों के चारों शो करना है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक ही डायग्राम के अंदर जो है चारों के चारों शो करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि आपने एक ही अगर आपको एक पार्ट गिवन है तो आपने इसको 4 टाइम्स ड्रॉ करके 4 पार्ट्स आपने शो करने हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर 4 टाइम्स ड्रॉ कर लिया है, ये पार्ट 1 था, तो हम इसको ये अब शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास कोई सर्च जो है ना वो जनरल से गिवन है, बस कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमें ये नहीं कहा गया कि इसमें इतने नंबर्स हैं, इसमें इतने नंबर्स हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखें तो ये ए और सी जो है ना वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, लेकिन ये ए जो है बी के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा। तो इसी तरह अब ये बी और सी जो है ना वो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। तो पहले हम ग्रुप वाला पार्ट देखेंगे, तो ग्रुप वाले पार्ट में क्या, बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट है, ये बी और सी का ये ओवरलैप वाला हिस्सा, ठीक है। हमने इसको क्या करना है, शेड करना है, हम इसको शेड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख देना है कि ये हमारे पास क्या था, बी इंटरसेक्शन सी था, हमने इस वाले कलर से इसको शेड किया कलर। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर मेरे पास है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कि ये जो बी इंटरसेक्शन सी था ना इसके साथ ए का यूनियन लेना है। तो ए का यूनियन का क्या मतलब होता है कि ए का पूरा सेट यहाँ पर कंबाइन होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है कि कॉमन पार्ट, यहाँ पर हमारा कॉमन पार्ट क्या था, ये वाला था। अब यूनियन का क्या मतलब है कि पूरा का पूरा हमारे पास ये शेड होगा। तो अब मैंने इसको इस कलर से कर दिया, तो मैं अब ए को जो है दूसरे कलर से कर देती हूँ किसी, ताकि मिक्स ना हो मेरे पास, ठीक है। आपने फुल कलर कर देना है, या फुल कलर कर दें या कोई पैटर्न ड्रॉ कर दें या कुछ भी स्टार्स ड्रॉ कर दें, जो आप ड्रॉ करेंगे आपने यहाँ पर शो कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने देखी ये हाफ पार्ट मेरे पास, ये आंसर आपके पास जो कंप्लीट आ रहा है ना आपने वो शो करना है। ए यूनियन ये है और बी इंटरसेक्शन ये है, तो हमारे पास दोनों को मिलाकर ये आंसर आ रहा है, तो हमने दोनों को जो है वो शो करना है, ठीक है, ऐसे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पर आपने क्या शो करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमारे पास ये जो पहला है ग्रुप में बी यूनियन सी, हम इसको देख लेते हैं। बी यूनियन सी का क्या मतलब कि बी और सी का पूरा ये सर्कल जो है वो यूनियन है। तो यहाँ पर मैं बी और सी को पूरा का पूरा, या तो आप कलर कर दें या कोई पैटर्न ड्रॉ कर दें, लेकिन सेम कलर का करेंगे बी और सी को, ठीक है। बी और सी को आपने सेम करना है। यहाँ पर हम बी यूनियन सी को सेम कलर के साथ, ठीक है, ऐसे शो कर देते हैं कि हमारा ये है। अब आपने कंप्लीट आंसर देना है कि ए को इंटरसेक्ट करना है बी यूनियन सी से। तो ये बी यूनियन सी हमारे पास है, यहाँ पर ए इंटरसेक्ट किधर हो रहा है, ये ओवरलैप वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये सिर्फ ये। अब ये यहाँ पर ऑलरेडी शेड हो चुका है, तो हम इसको किस तरह से शो करेंगे, हम यहाँ पर जो है कोई दूसरा कलर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ये ब्लू वाला जो है सिर्फ इस हिस्से में कर लेते हैं ये। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आया कि हमने सिर्फ अपना फाइनल आंसर बताना है। यहाँ पर क्या था, यूनियन था ना, यूनियन में आपके पास दोनों शेड्स आ गए। यहाँ पर इंटरसेक्शन है, मतलब फाइनल आंसर हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट आया है,
ठीक है, बी यूनियन सी और उसमें से ए इंटरसेक्ट हुआ, तो हमारे पास सिर्फ फाइनल आंसर ये वाला कलर है। दोनों कलर्स नहीं करने आपने, यहाँ पर यूनियन था तो मैंने दोनों शो किए। ठीक है, अब हमने एक ही क्वेश्चन पर चारों के चारों चीज़ें शो करनी है, तो ये एक ही क्वेश्चन चल रहा है इधर, और यहाँ पर अब हमने क्या शो करना है, यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम ग्रुप को शो कर देते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का क्या मतलब कि ए का पूरा सर्कल और बी का भी पूरा सर्कल। ठीक है, और इसके बाद यूनियन सी है, तो हम इसको सेम कलर से कर सकते हैं क्योंकि तीनों के तीनों यूनियन है, तो हम इसको यहाँ पर भी इस कलर से शो कर देते हैं और यहाँ पर भी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी देख लेते हैं। बी इंटरसेक्शन सी मतलब कि बी और सी का इंटरसेक्ट वाला हिस्सा, ओवरलैप वाला हिस्सा, तो वो यहाँ पर ये वाला है। देखिए ये जो ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, इसको हम कलर कर लेते हैं। ये बी इंटरसेक्शन सी है क्या। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए। अच्छा, और मज़े की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में इस साल, जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि आपने इसी को, ये जो शेड किया आपने, इसको ए से इंटरसेक्ट करना है। तो अब ये जो हमने बी और सी को शेड कर दिया, तो क्या हम इसको ए से इंटरसेक्ट कर सकते हैं। देखिए ए तो बिल्कुल ही डिफरेंट हुआ हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे ये आंसर नहीं आएगा। हमने इसको शेड ही नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको शेड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास ये बी इंटरसेक्शन सी का आंसर तो आ जाएगा जो मैंने शेड कर दिया, लेकिन उसके साथ मेरे पास जो है ए इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पर फाइनल आंसर में लिख देंगे नो शेडिंग। ठीक है, और इसको ये अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, वरना आपको इस फिगर में 2 डायग्राम्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी। यहाँ पर कोई भी हिस्सा हमारे पास शेड नहीं होगा। अच्छा, अब इसके बाद है मेरे पास ये पार्ट 2। मैं आप लोग को बुक पे भी शो कर देती हूँ। यहाँ पर देखें, ये हमने कर लिया। इस पे हमने ये चारों के चारों जो हैं, ये यहाँ पर ये चारों के चारों जो हैं इस वाली फिगर के लिए हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम ये जो सेकंड वाला है ना, यहाँ पर हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास इस फिगर को देखें, बी और सी जो है वो आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, ये देखें। और ये जो ए है ना, ये सी का क्या है, सबसेट है, इसका बी से कोई काम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ बी और सी ओवरलैप हो रहे हैं और ए जो है वो इसका सबसेट है सी का। अच्छा, अब हमने इसमें क्या शो करना है, यहाँ पर है मेरे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो पहले हम कर लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पर बी यूनियन सी होगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए बी और सी का इंटरसेक्शन वाला हिस्सा,
ठीक है, ये मेरे पास बी और सी का इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है। मैंने इसको यहाँ पर शो कर दिया इस कलर से। अब मुझे कह रहे हैं कि ये जो बी इंटरसेक्शन सी वाला हिस्सा है, इसी को आपने ए का यूनियन के साथ शो करना है। ठीक है, तो मैं सेम कलर भी कर सकती हूँ, दो डिफरेंट भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं सेम कर लूँ या दो डिफरेंट करने हैं तो दो डिफरेंट कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखें, ए यूनियन का मतलब है कि ए का पूरा सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ए का पूरा सर्कल शेड कर लेती हूँ और यहाँ पर आंसर में लिख देती हूँ कि मेरा आंसर है ए का पूरा सर्कल, और ये जो ब्लू शेड मैंने किया ये दोनों मेरा आंसर है मिलाकर। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी किया आपने, बी और सी का इंटरसेक्ट वाला हिस्सा किया, उसी के साथ यूनियन ए किया, तो उसी के साथ हमने ए को यूनियन कर दिया, तो मतलब कि ये दोनों शेड्स हमने कंबाइन कर दिए। अब दूसरे में क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब फिर वही बात हो गई कि अगर मैं यहाँ पर बी और सी का यूनियन ले लूँ, मतलब कि बी और सी पूरे के पूरे जो है मेरे पास यहाँ पर मार्क कर दूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर पूरे के पूरे शेड कर लूँ, तो उसमें से मैं ए को कैसे इंटरसेक्ट करूँगी। ठीक है, या तो मैं इसको ऐसे कर लूँ कि बी और यूनियन सी है मेरे पास, अब मैं बी और सी को पूरा का पूरा यहाँ पर शेड कर दूँ। मैंने बी और यूनियन सी का कर दिया ब्लू कलर। अब इसमें से ए को इंटरसेक्ट करना है, तो ए यहाँ पर मेरे पास आंसर है, ए इंटरसेक्ट करना है। तो ए को मैं कैसे इंटरसेक्ट करूंगी कि यहाँ पर मैं शेड कर दूंगी, तो फिर मैं अपना फाइनल आंसर शो करूंगी कि यहाँ पर सिर्फ मेरे पास ये जो पिंक शेड है ना, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब मेरे पास है थर्ड पार्ट इसका, इसी क्वेश्चन का। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या शो करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें तो सिंपली सी बात है कि सारा यूनियन है, तो आपने सारे को शेड कर देना है। ठीक है, आप एक शेड भी कर सकते हैं, आप डिफरेंट दो शेड्स भी कर सकते हैं। आपने सारा का सारा शेड कर दिया। ठीक है, फुल शेड हो गया, क्योंकि तीनों का यूनियन है तो तीनों के तीनों जो है वो शेड होने हैं। तो आपने इसको एक ही कलर से शेड करके बता दिया कि ये मेरा आंसर है। इसके बाद क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मैंने बी और सी को इंटरसेक्ट किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये इंटरसेक्ट वाला हिस्सा है, मैं अगर इसको शेड कर दूं, तो इसी में से आप ए को जो है वो निकालना है। तो यहाँ पर इस वाले में तो मेरे पास ए है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये हिस्सा शेड कर दूं बी इंटरसेक्शन सी का, तो मैं इसमें से ए को कैसे निकालूंगी, ए तो इधर है सी में सिर्फ। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर कोई भी शेड नहीं होगा और इसका आंसर आ जाएगा नो शेडिंग। हम यहाँ पर इसके आंसर में लिख देंगे नो शेडिंग, मतलब कि ये इसका आंसर है जो कि सारा वाइट है, इसमें हमने कोई शेडिंग नहीं करनी। नो शेडिंग किधर, ओके। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सारे जो है वो शो कर दिए हैं। अब ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखें, अब इस वाली फिगर में देखें तो ये ए और बी जो था ना वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा था। ठीक है, ये सिर्फ सी के साथ ओवरलैप कर रहे थे। अब यहाँ पर देखें तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे को जो है ना ओवरलैप कर रहे हैं। ये हो गया ए बी सी। अब हमने यहाँ पर क्या शो करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ पर पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कर लेते हैं। तो बी और सी का ओवरलैप वाला हिस्सा कौन सा है मेरे पास, ये बी का सर्कल है और ये सी का सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हिस्सा ओवरलैप हो रहा है वो आपके पास इंटरसेक्शन है। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके साथ आपने ए को यूनियन करना है। इसका मतलब है कि ए में ए का पूरा सर्कल आपने इस हिस्से के साथ शेड कर देना है। हम दूसरा कोई कलर ले लेते हैं, इसको हमने शेड कर दिया या पैटर्न ड्रॉ कर दिया, ए का पूरा सर्कल। ठीक है, चाहे वो इधर सी में आ रहा है चाहे वो बी में आ रहा है। तो यहाँ पर आपने फाइनल आंसर शो कर दिया, ये वाला पार्ट और ब्लू वाला पार्ट।
ठीक है, ऐसे। अब मेरे पास यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर बी यूनियन सी को पहले कर दूँ, सी का मतलब है कि बी और सी का पूरा सर्कल, ठीक है। ये अगर मैं एक शेड से कर दूँ बी और सी सारा का सारा, और मैं यहाँ पर शो कर दूँ कि मैंने ये शेड किया बी यूनियन सी के लिए। अब ये जो बी यूनियन सी हमने पूरा का पूरा कलर कर दिया ना, इसमें से ए को निकाल देना है। ए का अगर कोई हिस्सा यहाँ पर बी और सी में आ रहा है तो उसको आपने निकाल देना है। तो हम निकालने को किससे शो करते हैं, हम किसी और डिफरेंट कलर से शो कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये वाला हिस्सा ना बी में आ रहा है, ठीक है, ये वाला, और ये वाला हिस्सा ना सी में आ रहा है, तो मैं इसको शो कर दूंगी। तो अब मैंने ये वाला आंसर शो नहीं करना है जो मैंने ब्लू शेड किया है, मैंने सिर्फ अपना फाइनल आंसर शो करना है, ठीक है, जो कि आपने बी यूनियन सी से इंटरसेक्ट किया ए को। ये वाला जो फाइनल आंसर आया ना, ये शेड पिंक, ये मैंने इसको कह दिया कि ये मेरा फाइनल आंसर है। अच्छा, इसके बाद है ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन में आपके पास तीनों के तीनों सेम शेड हो जाएंगे, फुल कलर, ठीक है, जैसे बाकियों में था। अगर तीनों यूनियन होते हैं तो आपके पास तीनों सेम शेड हो जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर है मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, मतलब कि बी और सी का जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है मेरे पास, ये देखिए ये पूरा का पूरा हिस्सा है, ये सारा का सारा बी इंटरसेक्शन सी वाला हिस्सा है। अब यहाँ पर हमने इस बी और सी के हिस्से में अगर हमारे पास ए जो है वो आ रहा है तो उसको इंटरसेक्ट कर देना है, उसको निकाल देना है, ठीक है। अगर अब हम ये देखिए यहाँ पर ये बी और सी का सारा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा, ठीक है, तो यहाँ पर ये ए का छोटा सा ये वाला हिस्सा आ रहा है, ठीक है, तो हमने इसको निकाल देना है। तो अब हम यहाँ पर दूसरा पैटर्न ड्रॉ कर लेंगे या हम दूसरा कलर कर लेंगे, ठीक है। आप पैटर्न भी ड्रॉ कर सकते हैं जिस तरह हमने एग्जाम्पल्स किए ना, एग्जाम्पल्स में हमने इसी सेम कलर के अंदर जो है वो स्टार्स ड्रॉ कर दिए या डिफरेंट चीज़ें ड्रॉ कर दी, ठीक है। आपका फाइनल आंसर जो है ना वो आपका ये वाला पार्ट है, तो आपने इसको यहाँ पर ब्लू शेड कर देना है। और अगर बी इंटरसेक्शन सी आपने शो की है तो आप उसको अलग ऊपर लिख देंगे, यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ये कलर, लेकिन आपने फाइनल आंसर में ये शो करना है क्योंकि आपने ये वाला हिस्सा इनमें से इंटरसेक्ट करके निकाल दिया। अच्छा, ये वाला हमने पढ़ लिया। अब देखिए ये वाला पार्ट, इसमें ए और बी जो है ना वो एक दूसरे को ओवरलैप करें और सी बिल्कुल डिफरेंट जो है ना वो ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं हमने क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, इसमें अब पहले क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी को शेड करना है। अब बी और सी का तो कोई हिस्सा इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है, बी और सी का कोई हिस्सा इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पर अगर आपने अलग से लिखना भी है तो आप यहाँ पर लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू नो शेडिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कुछ भी शेड नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर तो कोई हिस्सा ओवरलैप ही नहीं हो रहा। उसके बाद आपके पास है कि जो आपने बी इंटरसेक्शन सी किया उसके साथ आप क्या करें, ए को यूनियन कर दें। ए को यूनियन करने का मतलब कि ए का पूरा सर्कल इंक्लूड होगा, तो वो आपका फाइनल आंसर है। अब नो शेडिंग एरिया था और इसके साथ हमने ए को शेड कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आया, ये वाला हिस्सा, ये जो पिंक शेड मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आपने क्या करना है कि बी यूनियन सी अगर आपने अलग से करना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे बी और सी का पूरा सर्कल शेड हो रहा है, ठीक है, बी और सी का फुल सर्कल शेड हो रहा है। इस कलर से हमने इसको शेड किया। अब हमने क्या करना है कि इसको जो है यहाँ पर ए को इंटरसेक्शन कर देना है इस शेड के अंदर से। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो बी यूनियन सी का हिस्सा है, यहाँ पर
ए किधर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला पार्ट है जो बी के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसको हमने सिर्फ ये वाला कलर शो करना है जो हमारा फाइनल आंसर है। या आपने अगर यही चीज़ शो करनी है तो आप इसमें पैटर्न ड्रॉ कर दें कुछ, फिर सेम शेड के ऊपर आप यहाँ पर स्टार्स ड्रॉ करके बता दें। ठीक है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं या 2 डिफरेंट कलर्स कर सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह हमने एग्जांपल्स में किया कि इसी पैटर्न के ऊपर स्टार्स ड्रॉ कर लें, वो आप लोगों की अपनी मर्जी है। अब है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यूनियन है तो सारे के सारे सर्कल्स शेड हो जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले हमने क्या करना है कि बी इंटरसेक्शन सी करना है। तो यहाँ पर देखिए बी और सी जो है वो इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहे, उनका आपस में ओवरलैपिंग ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम बी और सी के इंटरसेक्शन में लिखेंगे नो शेडिंग, और यहाँ पर फाइनल आंसर हमारा है कि बी और सी का जो हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा है ना, उसमें से ए को इंटरसेक्ट कर दे। तो बी और सी का तो कोई हिस्सा इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा और ना ए उसके साथ इंटरसेक्ट हो रहा है, ए तो सिर्फ बी के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारा आंसर में हम लिखेंगे नो शेडिंग। मतलब कि सारा आंसर हमारा किस तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, वाइट से, जो हमारा ओरिजिनल है बगैर कलर के, वो हमारा आंसर है। अच्छा, अब देखिए हमने कर लिया। अब ये हमने चारों के चारों शो करने थे हर डायग्राम के लिए, और ये यहाँ पर हमें फिगर्स गिवन थी। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि इफ x इक्वल्स टू ए बी सी डी ई, एक सेट है x, ठीक है, उसके ये एलिमेंट्स हैं, फिर y सेट है ए सी ई, और फिर z सेट है जी एच आई जे। तो आपने क्या फाइंड करना है, वेन डायग्राम्स बनानी है और ये सब कुछ फाइंड करना है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर पहले क्या करना है कि ये एक्स वाई जेड जो है ना, हमने पहले ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के साथ ही उसी तरह आपने ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर मैंने ये एक्स वाई जेड बना लिया, लेकिन मुझे ये बताएं हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी फिगर जो है वो क्या बनेगी। ठीक है, आप लोगों का यही सवाल होता सबसे पहले। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक्स का जो सेट है ए बी सी डी ई, और y का सेट देखें तो ए सी ई, तो इसका क्या मतलब है कि y जो है वो x का सबसेट है। तो x के अंदर जो है y ड्रॉ होगा। उसके बाद हमने देखना है कि ये z जो है क्या ये x के साथ ओवरलैप करेगा या नहीं, मतलब y तो x के अंदर ही ड्रॉ हो रहा है। तो अब z बच गया, तो z को हमने देखना है कि जी एच आई जे, इसका कोई भी एलिमेंट यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। तो हमने क्या करना है कि z को अलग से ड्रॉ करना है और x ड्रॉ करके उसके अंदर y को ड्रॉ कर देना है। ठीक है, ये फिगर आपने खुद ड्रॉ करनी होगी, आपके पास गिवन नहीं होगी। अच्छा, पहला पार्ट है हमारे पास x यूनियन y यूनियन z, आपने यहाँ पर शो करना है। मैंने एलिमेंट्स नहीं लिखे हुए, तो हम यहाँ पर पहले ना एलिमेंट्स लिख देते हैं। y के एलिमेंट्स आपके पास क्या है, ए सी ई, तो आप यहाँ पर लिख देंगे ए सी ई। ए सी ई निकालने के बाद यहाँ पर क्या बचा, ए सी ई निकाला तो बी और डी बच गया, बी और डी। और जेड में क्या है, जी एच आई जे। जी एच आई जे, जी एच आई जे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या शेड शो करना है कि एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। तो यूनियन है तो तीनों के तीनों सेम शेड हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम शेड आपने तीनों में कर देना है जैसे हम भी कर रहे थे। तो ये सब का सब जो है वो शेड हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने सेम शेड शो कर दिया और फाइनल आंसर में भी हमने सेम शेड शो कर दिया। सेकंड पार्ट है हमारे पास एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड। ये भी वही चीज़ है। ठीक है, हमारे पास प्रॉपर्टी भी है ये एसोसिएटिव,
तो दोनों पार्ट्स इक्वल ही होते हैं, तो दोनों को सेम ही शेड करना है आपने। अच्छा, यहाँ पर y यूनियन z है। y यूनियन z। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, a c e b d i g j h। अच्छा, ये देखिए ये भी यूनियन है, तो इसका मतलब है कि आपने तीनों को सेम शेड कर देना है। तो कोई भी शेड पकड़ के तीनों को, या कोई भी पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग, तो सेम करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। यहाँ पर पहले हम सेट के अंदर लिख लेते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इसके a c e b d i g j h। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। अच्छा, यहाँ पर देखिए पहले ग्रुपिंग में क्या है, x इंटरसेक्शन y है, ठीक है। तो x और y का कौन सा हिस्सा आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर तो कोई हिस्सा आपस में इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, क्योंकि y जो है वो x के अंदर ही ड्रॉ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई हिस्सा इंटरसेक्ट नहीं करे जिसको हम शेड करें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो शेडिंग। और फिर फाइनल आंसर में क्या है कि जो हिस्सा x और y का इंटरसेक्ट कर रहा है उसी में से z को निकाल दें। तो z भी बिल्कुल अलग से ड्रॉ हुआ है और इन दोनों का हिस्सा भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो हम इसके फाइनल आंसर में लिख देंगे नो शेडिंग। फिर मेरे पास है पार्ट 4। y सेक्टर a c e b d g j h i। अब यहाँ पर क्या है कि y इंटरसेक्शन z को आपने पहले शो करना है, तो y इंटरसेक्शन z तो हमारे पास हो ही नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर देखें y और z का कोई भी हिस्सा आपस में ओवरलैप नहीं हो रहा, ठीक है। ओवरलैप नहीं हो रहा तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो शेडिंग। और फिर यहाँ पर हमें कहा गया कि y और z का जो हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा है उससे x को इंटरसेक्ट कर दे, तो ना यहाँ पर y और z का कोई हिस्सा इंटरसेक्ट हो रहा है और ना x उनसे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर हम कोई शेड नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नो शेडिंग। फिर मेरे पास है पार्ट 5 x यूनियन y इंटरसेक्शन z। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास कहते हैं कि x यूनियन y पहले करना है, तो मैं x यूनियन y यहाँ पर कर दूं। अगर मैं x और यूनियन y कर दूं इस आंसर में, ठीक है, x और y को पूरा का पूरा शेड कर दूं, और उसके बाद मुझे कहा गया है कि इससे z को जो है इंटरसेक्ट करना है, तो यहाँ पर तो z इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर शो भी कर दूं ना कि मैंने x यूनियन y कर दिया, ये मेरे पास x यूनियन y है, देखिए फाइनल आंसर में तो मुझे सिर्फ ये मांगा गया है कि आपने x यूनियन y से z को इंटरसेक्ट करना है। ये तो x यूनियन y है, इसके में से तो z इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे नो शेडिंग, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये ब्लू वाला नहीं होगा, हम लिखेंगे नो शेडिंग। फिर पार्ट 6, यहाँ पर पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। b d a c e g h j i। अच्छा, x इंटरसेक्शन y यूनियन z। पहले हमारे पास क्या है कि x इंटरसेक्शन y करना है आपने, तो x और y का कौन सा हिस्सा आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो या इसका देखें ना कि x और y में से क्या चीज़ आपके पास इंटरसेक्शन में आ रही है। तो अगर ये हमारे पास जो एलिमेंट्स थे x के और y के, ठीक है, अगर मेरे पास ये जो x था सेट, x सेट था मेरे पास
ABCDE, ठीक है। और बाय सेट था मेरे पास ACE। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो कॉमन एलिमेंट्स से मेरे पास ये कले आ गए ना, ACE। तो अब ये जो मेरे पास ये Y है, तो इसका मतलब है कि ये जो ACE एलिमेंट्स है ये मेरे पास इंटरसेक्शन आ गया। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी, ये शेड कर दूंगी मैं यहाँ पर ACE में, ठीक है। यहाँ पर मैंने शो कर दिया ये शेड। अब मेरे फाइनल आंसर में मुझे कह रहे हैं कि यही जो हिस्सा है इसके साथ आप Z को यूनियन करते हैं, इसी हिस्से के साथ हमने जो है वो Z को यूनियन करते रहे। तो हम जो है वो सेम शेड भी कर सकते हैं और डिफरेंट भी कर सकते हैं। अब फाइनल आंसर में आपने दोनों शेड जो है वो शो करने हैं, क्योंकि इसी के साथ आपने इसको यूनियन किया। तो यहाँ पर मैं Z को यूनियन करके फाइनल आंसर में शो कर देती हूँ कि ये दोनों मिलाकर मेरा आंसर बन रहा है। अच्छा, अब मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन बाय यूजिंग डायग्राम्स ऑफ क्वेश्चन 1। तो ये क्या कह रहे हैं कि हमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के दोनों अप्लाई करने हैं, ठीक है, इन सारी डायग्राम्स के ऊपर, ये जो क्वेश्चन 1 में गिवन है। तो अब ये डायग्राम गिवन है, मैंने ड्रॉ कर ली और ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी लिख दिया और इंटरसेक्शन भी लिख दिया। तो अब आपको पता है कि ये जो एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन है, तो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक राइट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड। तो दो फिगर्स हमें शो करनी होती हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये मेरा राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो राइट लेफ्ट, लेफ्ट ये हो गया A यूनियन B यूनियन C, और राइट क्या हो गया A यूनियन B यूनियन C। तो अब मैंने इसको शेड करके बताना है। यहाँ पर हमने क्या शेड करके बताना है, A यूनियन B यूनियन C, इसका ग्रुप क्या है A यूनियन B है, ठीक है। यहाँ पे क्या शेड करना है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा B यूनियन C और A यूनियन B यूनियन C। अभी हमने देखा था कि यूनियन में सारे के सारे तीनों सर्कल्स जो है वो शेड होते हैं। आप सेम शेड भी कर सकते हैं और दो डिफरेंट करके भी अपना फाइनल आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि आपका ये जो दोनों फिगर्स है ना, इनका फाइनल आंसर ना हमेशा सेम आएगा। जो ये नीचे वाला फाइनल आंसर है ना, ये हमेशा सेम आएगा, क्योंकि ये लॉ है और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होती है। अच्छा, अब ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, हमें यूनियन भी शो करना था और इंटरसेक्शन भी शो करना था। यूनियन मैंने शो कर दिया फर्स्ट फिगर में, और यहाँ पर मैं अब इंटरसेक्शन वाला शो करूँगी। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और ये राइट हैंड साइड हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास है ग्रुप में A इंटरसेक्शन B और फाइनल आंसर में है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और यहाँ पर है मेरे पास B इंटरसेक्शन C ग्रुप में और फाइनल में है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब यहाँ पर ये जो A इंटरसेक्शन B है, अब मेरे पास तो A और B जो है वो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, ओवरलैप ही नहीं हो रहे, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी नो शेडिंग, ठीक है। अब मुझे कह रहे हैं कि जो हिस्सा A और B का ओवरलैप हो रहा था उसमें से C को कट कर दें। तो मेरे पास तो A और B का कोई हिस्सा ओवरलैप हो ही नहीं रहा था, तो मैं इसमें से B को कैसे कट करूँगी, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी नो शेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास है B इंटरसेक्शन C। तो अगर मैं B इंटरसेक्शन C को यहाँ पर शेड कर दूँ, ये वाला हिस्सा B और C का ओवरलैप कर रहा है,
अब मुझे कह रहे हैं कि इसी में से जो है मैंने ए को जो है ना वो माइनस कर देना है। तो यहाँ पर तो ए है ही नहीं मेरे पास, ए तो सिर्फ यहाँ पर है। तो मैं अपना फाइनल आंसर किस तरह शो करूँगी, यहाँ पर लिख दूंगी नो शेडिंग, क्योंकि ये तो मेरे पास सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी का आंसर है। ठीक है, इसमें से तो ए को अगर मैं इंटरसेक्ट कर दूँ तो ए इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी नो शेडिंग। तो आप देखिए यहाँ पर फाइनल आंसर हम दोनों का कौन सा शो हुआ, जो कि दोनों का कोई भी शेडिंग वाला हिस्सा नहीं है, वो इसका फाइनल आंसर है। अब मेरे पास पार्ट 2 है, उस पर पहले हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन शो करेंगे और फिर इंटरसेक्शन। तो ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। यहाँ पर मैं लिख दूंगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पर लिख दूंगी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, यूनियन का क्या मतलब कि आपके पास सारे के सारे हिस्से शेड हो जाएंगे, और ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पर बी यूनियन सी, और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन है तो इसका मतलब है कि आपने सबको शेड कर देना है। ये आपका आंसर है। हमने सेम कलर से ही शो कर दिया, आप तो उसे भी कर सकते हैं। अच्छा, अब है एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहाँ पर पहले हम लॉ लिख लेते हैं फिगर्स का। ये लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ये राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ग्रुप क्या था, ए इंटरसेक्शन बी ग्रुप में, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले हमने क्या शो करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी शो करना है कि ए का और बी का जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है आपने वो वो जो है ना वो शेड करके शो कर देना है। तो यहाँ पर तो ए देखिए वो सी का हिस्सा है और बी के साथ कोई जो है वो ओवरलैप हो ही नहीं रहा, बी तो सी के साथ हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो शेडिंग। और फिर इसी में हमें कहा गया कि जो हिस्सा ए और बी का ओवरलैप कर रहा है आप उसी में से जो है वो सी को माइनस कर दें, इंटरसेक्ट कर दें। तो हमारे पास ये हिस्सा ही जब ओवरलैप नहीं कर रहा था तो सी कैसे आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो शेडिंग। अब मुझे कहते हैं कि यहाँ पर बी और सी का हिस्सा हमें शेड करके बता दें, तो ये बी और सी का ओवरलैप वाला हिस्सा ये है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये पैटर्न शो कर दूं कि मैंने इससे शो किया, अब मुझे कहते हैं कि उसी के अंदर से जो है ना ए को इंटरसेक्ट करें, तो इसके अंदर से तो ए इंटरसेक्ट नहीं हो रहा हमारे पास। ठीक है, क्योंकि ए तो अलग से ड्रॉ हुआ है, इस हिस्से के अंदर तो ए है ही नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो शेडिंग एरिया। हमारा फाइनल आंसर जो है वो नो शेडिंग एरिया है। अब मेरे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन फॉर फिगर 3। फिगर 3 का हम पहले ये लॉ यहाँ पर प्रूफ करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ पर ग्रुप में है ए यूनियन बी और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ ग्रुप में है बी यूनियन सी और फिर ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन है तो आपके पास सारा का सारा शेड हो जाएगा। क्या सब शेड कर देना है, दोनों को सेम कलर दे दें। इंटरसेक्शन है इसी का फिगर 3 का।
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की ये फिगर है लेफ्ट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड की ये वाली है। यहाँ हमारे पास ग्रुप में है ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ ग्रुप में है बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पहले हमने क्या शो करना है कि ए और बी का जो हिस्सा इंटरसेक्ट कर रहा है हमने वो इसको यहाँ पर शो कर देना है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ तो बी और सी का ये पूरा का पूरा हिस्सा ना मेरे पास यहाँ पर ये शो हो रहा है। ये देखें बी का और सी का यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मैंने यहाँ पर ये तो ए इंटरसेक्शन बी है। चलिए अब यहाँ देखिए मेरे पास क्या कहा गया कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए इंटरसेक्शन बी का हिस्सा देखना है, तो ये ए और बी का ये वाला हिस्सा ओवरलैप हो रहा है। मैंने यहाँ पर शो कर दिया, ये मेरे पास ये शेड है। अब कहते हैं कि ये जो हिस्सा ओवरलैप हो रहा है ना ए और बी का, इसमें से सी को माइनस करते हैं। तो ये देखिए सी का सर्कल है ना, यहाँ पर ए और बी के इस हिस्से में यहाँ से गुजर रहा है। तो ये हमारे पास जो सी का हिस्सा है ना हमने उसको माइनस कर देना है। तो उसको जब माइनस किया तो सिर्फ देखिए ये वाला पार्ट माइनस हो रहा है। तो सिर्फ हमने ये वाला आंसर अपना बताना है कि जो हमारा फाइनल आंसर है, हमने ये शेड नहीं बताना। ये तो हमने ए और बी को किया था, हमारे पास फाइनल आंसर क्या है इंटरसेक्शन सी करके जो आया ये फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर क्या है कि बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी मेरे पास क्या है, मैं यहाँ पर बी और सी को इंटरसेक्ट करना है। तो ये वाला हिस्सा जो है ना ये सारा बी इंटरसेक्शन सी है। अब हमें कहते हैं कि इसी में से जो है ना ये जो बी इंटरसेक्शन सी हमने किया इसमें से हमने क्या करना है कि ए को माइनस कर देना है। तो ये देखिए बी इंटरसेक्शन सी में से ये ए का सर्कल ना यहाँ से गुजर है, ये गुजर है। तो सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है ना ये हमारा ये आंसर है। तो अब आप देखें दोनों का फाइनल आंसर सेम है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। दोनों का शेड सेम आएगा। अच्छा फोर्थ फिगर है उसका हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन देखना है। ये है लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी, ये है राइट हैंड साइड ए यूनियन बी यूनियन सी। आपने क्या करना है यूनियन शो करना है, यूनियन में तीनों जो है वो शेड हो जाएंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी यूनियन सी, और यहाँ पर बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। आपने सबको शेड कर देना है, यूनियन है, ठीक है, फुल शेड हो जाएंगे। अब शेड करके आपने यहाँ पर लिख दिया, ये मेरा आंसर है। अब है इंटरसेक्शन, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये राइट हैंड साइड है। इंटरसेक्शन ग्रुपिंग इनटू बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप है ए इंटरसेक्शन बी, और फिर ए इंटरसेक्शन बी को करना है इंटरसेक्ट सी से। यहाँ है बी इंटरसेक्शन सी, और इसको इंटरसेक्ट करना है ए से। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा मुझे कहा गया है कि यहाँ पर ए और बी को जो है वो हमने इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ए और बी को इंटरसेक्ट कर दूँ, ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये मैंने शो कर दिया कि ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। तो अब मुझे कहते हैं कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा जो हमने इंटरसेक्ट किया था इसमें से सी को माइनस करना है।
तो सी तो हमारे पास माइनस ही नहीं हो रहा, वो तो बिल्कुल ही अलग ड्रॉ हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि हम फाइनल आंसर में लिखेंगे नो शेडिंग। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी वाला हिस्सा है, तो बी और सी तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे, तो इसमें से बी और सी इंटरसेक्ट नहीं करे तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो शेडिंग। और फिर ए को उसी में से इंटरसेक्ट करना है जहाँ पर बी और सी इंटरसेक्ट करें, तो जब बी और सी इंटरसेक्ट नहीं करे तो ए भी उस पर से माइनस नहीं होगा, हम यहाँ लिख देंगे नो शेडिंग। अब हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 3 जो है इन सारी फिगर्स के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ना वो शो कर दिया, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी हमारे हो गए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है, ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। वेरीफाई एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड इक्वल्स टू एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन एक्स यूनियन जेड यूजिंग वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, हमें क्या दिया गया कि हमें सेट्स बताए गए हैं और हमने खुद उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है और वेन डायग्राम से हमने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करना है। ठीक है, यहाँ पर अब हमने देखना है कि हमारी डायग्राम कैसे बनेगी, हमारी फिगर्स जो है वो कैसे बनेंगी। यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास z का जो सेट है इंटीजर्स का 0 है, यहाँ पर +-1 +-2 +-3, मतलब कि ये जो 1 2 3 है हमारे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं z के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का क्या मतलब हुआ कि z जो हमारे पास सेट है उसमें हमारे पास ये इस तरह 1 2 3 और फिर -1 -2 -3 ये सब कुछ इस z में जो है ना यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तब आप इस x को देखें तो इसके पास -1 -2 -3 है, यहाँ पर देखें -1 -2 -3, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये x जो है ये z का सबसेट है। अब इसी तरह आप यहाँ पर y को देखें तो ये भी 0 1 2 3, तो ये भी z के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों जो हैं इस z के सबसेट्स हैं। ठीक है, तो हम इसकी फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे कि हम इसको z के अंदर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें जो मेरे पास x का सेट है, x का सेट है मेरे पास -1 -2 -3, तो मैं x के अंदर लिख देती हूँ -1 -2 -3। अब यहाँ पर y का सेट है 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3। अब यहाँ पर हमारे पास ये -1 -2 -3 और 0 1 2 3 निकालने के बाद z में क्या बचता है हमने वो z के अंदर लिखना है। तो अब देखें कि ये सब एलिमेंट्स हम ऑलरेडी इसके अंदर x और y के अंदर लिख चुके हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये z में हमें कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचता कि जो इन दोनों में ना हो और हम z पर लिख सके। अब यहाँ पर हमने वेरीफाई क्या करना है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट लेफ्ट। ठीक है, ये x यूनियन y इंटरसेक्शन z और यहाँ पर है राइट हैंड साइड x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। अच्छा, अब यहाँ पर फिर मैंने उसी तरह जो है 2 मरतबा यहाँ पर इस तरह ये स्प्लिट करके बनाई है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग के हिसाब से ना मैंने 3 फिगर्स बना दिया, आप लोग चाहें तो एक में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो ये हमने क्या यहाँ पर शो करना है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। यहाँ पर मैंने ये फिगर्स जो है 3 बना दिए हैं, तो अगर हम पहले यहाँ पर ग्रुप देख लें कि यहाँ पर हमने x यूनियन y शो करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो है x यूनियन z शो करना है और लास्ट वाले फिगर में हम अपना जो आंसर है वो शो कर दें कि x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। आप लोग चाहे तो एक फिगर में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 3 बनाई हैं, 2 -3 और 0 1 2 3। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमने यहाँ पर ग्रुप में क्या शो करना है y इंटरसेक्शन z। ठीक है, y और z का जब हमने इंटरसेक्शन दिया, अब यहाँ पर हमारे पास सेट देखिए ये y का सेट है 0 1 2 3 और z का सेट क्या 0 +-1 ये वाला देख लें।
ठीक है, 1 2 3 -1 -2 -3। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे इंटरसेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स जो है मतलब कि ये y का सेट आ गया ना हमारे पास, ये 0 1 2 3। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 हमने उसको शेड कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये वाला शेड ले लिया और ये देखिए 0 1 2 3, तो मतलब कि y का सेट मेरे पास यहाँ पर ग्रुप में शो हो रहा है, ये मेरे पास यहाँ पर आंसर है। आप चाहे तो इसको अलग से भी नीचे पहले y इंटरसेक्शन z इक्वल्स टू यहाँ पर कलर शो कर दें। अच्छा, अब मुझे कहते हैं कि ये जो y इंटरसेक्शन z हमने दिया, इसी के साथ हमने x के सेट को यूनियन कर देना है। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो अब ये जो y इंटरसेक्शन z का आंसर हमारे पास y आ रहा था, अब इसी के साथ हमने x को यूनियन कर देना है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स भी कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पर x के एलिमेंट्स क्या है, -1 -2 -3। तो इसका मतलब हुआ कि x का सेट पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो गया -1 -2 -3। तो ये मैं अपना आंसर यहाँ पर इस तरह शो कर दूंगी। और अगर आप लोग चाहें तो इसको दूसरा कलर कर दे, फिर इन दोनों कलर्स को कंबाइन करके यहाँ पे उसी तरह 2 बॉक्सेस में 2 कलर्स करके बता दे कि हमारा आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर है x यूनियन y। ठीक है, तो यूनियन y मतलब कि x का सेट और y का सेट। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर है x यूनियन z। ठीक है, तो इसका क्या मतलब कि x का सेट और z का सेट। तो मतलब कि y को हमने नहीं करना, y को हम एम्प्टी छोड़ेंगे और x और z में हम सेम कलर करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे पास है x यूनियन y और x इंटरसेक्शन z। अगर हम यहाँ पर इसी फिगर में देख लें, एक ही फिगर में कंसीडर कर लें। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने ये x यूनियन y किया, अब मेरे पास दूसरा क्या था कि x यूनियन z। तो मैं यहाँ पर x यूनियन z को, अब देखिए x में तो ऑलरेडी मैं शेड कर चुकी थी, या तो आप यहाँ पर पैटर्न ड्रॉ कर लें या आप दूसरा कलर कर लें। अगर मैं यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन में कोई दूसरा पैटर्न ड्रॉ कर लूँ, ठीक है, इस तरह मैंने पहले पिंक पैटर्न ड्रॉ किया और मैं यहाँ पर ये ब्लू पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पर z के अंदर भी ड्रॉ कर रही हूँ, y को हमने नहीं करना। ठीक है, x यूनियन z का ये आंसर है कि x का सेट और z का सेट। अब हमें क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो x यूनियन y है, ठीक है, ये जो पिंक है, और यहाँ पर x यूनियन z है। ठीक है, ये जो ब्लू शेड है, अब इसमें से हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो देखें यहाँ पर कौन सा एलिमेंट जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, कौन सा सेट हमारे पास कॉमन आ रहा है। यहाँ पर अगर हम x यूनियन y ले लें, ठीक है, और x यूनियन z सॉल्व करके देख ले और फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें, तो हम देखेंगे हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। हम वो काम भी कर सकते हैं कि उसको देख कर लिख लें। और या तो आप लोग सीधा सीधा यहाँ से देखें, तो देखें हमारे पास यहाँ पर x कॉमन है और यहाँ पर भी x कॉमन है। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर क्या है, x का सेट। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना आंसर कैसे शो करेंगे कि ये मेरे पास मैंने लिखा x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z इक्वल्स टू, अब देखें x का सेट मेरे पास ये किस तरह से शो हो रहा है कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, इसमें मेरे पास पिंक पैटर्न था इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन थी, और वहाँ पर मैंने ब्लू पैटर्न भी ड्रॉ कर दिया इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। तो इसका मतलब है कि मेरा आंसर ये वाला सेट है। फिर बेशक आप लोग एक में कर दे तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई x इंटरसेक्शन y यूनियन z इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। ठीक है, हमें सेट्स क्या दिए हुए हैं कि हमने इसकी खुद टेबुलर फॉर्म बनानी है और उसको जो है इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम अपने सेट्स को जो है इस टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि सेट ऑफ फर्स्ट 3 वॉवल्स। हमारे पास वॉवल्स का सेट क्या होता है, फर्स्ट 3 वॉवल्स हमारे पास क्या होते हैं, A E I। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी A E I।
फिर मेरे पास y का सेट है कि आपने y का सेट बनाना है लेटर से, जो कि इसमें सारे के सारे लेटर्स प्रेजेंट है, उससे आप सेट बना दें। तो ENERGY, ठीक है। फिर मेरे पास एक सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड अलजेब्रा, तो मैं यहाँ पर अलजेब्रा ALGEBRA, ठीक है। अब हमने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो जो वेरीफाई करनी है, यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं x इंटरसेक्शन y यूनियन z इक्वल्स टू x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z, राइट लेफ्ट। तो हम लोग पहले ले लेते हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, x इंटरसेक्शन y यूनियन z, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें हमारे पास पहले क्या है, y यूनियन z है। तो हम यहाँ पर पहले क्या कर लेते हैं कि y यूनियन z ले लेते हैं, या हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग ग्रुप को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। y यूनियन z, अब y हमारे पास क्या सेट है, ENERGY, बीच में क्या सिंपल है, यूनियन, और फिर z का सेट लिख देते हैं ALGEBRA, ठीक है। अब इसका हमने जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है हमने a की दफ़ा लिखना है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास a, ठीक है। फिर उसके बाद b आ रहा है, a b, फिर c नहीं है, फिर देखिए d भी नहीं है, हमारे पास e हो गया, F G H I E G, फिर L N R और Y, ठीक है। E भी हो गया, N भी लिख दिया, ओके E है, फिर R G Y भी हो गया, A L G E B R A, ठीक है। हमारा यूनियन हो गया। इसके बाद अब हमने पूरा ये लेना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x इंटरसेक्शन y यूनियन z। इसका क्या मतलब कि x का सेट और y यूनियन z का सेट। तो x का सेट हमारे पास क्या था, AEI, यहाँ पर हम लिख देंगे AEI, यहाँ इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, y यूनियन z, ये अभी हमने फाइंड किया, हम यहाँ पर ये लिख देंगे ABEGLNRY, ठीक है। अब इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर कॉमन एलिमेंट्स कौन से आ रहे हैं इस सेट में और इस सेट में, देखिए ए भी यहाँ पर आ रहा है, ई भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास आंसर जो है वो AE है, जगह AE। अब हम लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ये x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं x इंटरसेक्शन y यूनियन x इंटरसेक्शन z। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप नहीं है, तो हम पहले ना इनको फाइंड करेंगे। यहाँ पर पहले हम x इंटरसेक्शन y फाइंड कर लेते हैं, तो x का सेट हमारे पास था AEI, इंटरसेक्शन y का सेट हमारे पास क्या था, एनर्जी ENERGY। इन दोनों में से हमने इंटरसेक्शन लेना है, तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ये देखिए A यहाँ पर नहीं है, फिर E हमारे पास है और I भी नहीं है। फिर हमने फाइंड करना है x इंटरसेक्शन z, x इंटरसेक्शन z इक्वल टू x क्या है, AEI इंटरसेक्शन ALGEBRA। अब इनमें
कौन सा एलिमेंट जो है वो कॉमन है। देखें यहाँ पर ए को देखें तो ए है यहाँ पर कॉमन, फिर ई को देखें तो ई भी कॉमन है और आई नहीं है कॉमन, ठीक है। अब हमने पूरा क्या फाइंड करना था, एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई का सेट देखें, हमारे पास ये आ रहा है ई, फिर बीच पे हमने क्या करना है, यूनियन लेना है, और फिर एक्स इंटरसेक्शन जेड का सेट ए ई। अब हमने इसका यूनियन लेना है, मतलब कि सारे एलिमेंट्स जो हैं हमने इन दोनों के मिलाकर लिखने हैं, बट नॉट रिपीटेड वंस, ठीक है। तो ए ई। अब हम देखेंगे कि हमारा ये राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम है कि नहीं है। तो हमारे पास दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बेशक आप यहाँ पर आंसर्स भी लिख सकते हैं, ए ई इक्वल्स टू ए ई।